हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द फिजिक्स स्कॉलर में। और मैं आ गया हूँ एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है बायो-सेवर्ट लॉ। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर का नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो इसके एप्लीकेशन भी हम लोग देखेंगे कि इसके एप्लीकेशन क्या है। तो सबसे पहले हम एक टर्म को कुछ समझ लेते हैं, जैसे कि आप कुछ लोग नहीं जानते होंगे तो उनके लिए भी है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ना, कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जरा इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कि भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कैसे होता है, तो किसके कारण जनरेट होता है, तो करंट के कारण। करंट या अगर कोई मूविंग चार्ज है, मूविंग चार्ज, तो मूविंग चार्ज भी क्या करता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। ठीक है ना। आप लोग सबको पता है कि मूविंग चार्ज को हम लोग दूसरे रूप में क्या कहते हैं, करंट कहते हैं, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन डेफिनेट डायरेक्शन इज नोन एज क्या, करंट। ठीक है ना। तो किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उस वायर में, उस वायर के चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे ऑस्टेड। ऑस्टेड ने क्या किया था, इसके बारे में बताया था कि भैया मैग्नेटिक फील्ड किस किस रीजन से जनरेट हो सकता है। तो दो चीजें उन्होंने बताई, क्या, या तो उसके लिए करंट होना चाहिए या तो मूविंग चार्ज होना चाहिए। इसके अलावा एंड वेरिएबल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेरिएबल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर सकता है ना। अगर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर सकता है। ठीक है। तो ये क्या तरीके हैं, ये तरीके हैं क्या, किसी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के कारण। ठीक है ना। आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है उसे हम लिखते हैं टेस्ला। एक और होता है गॉस भी लिखते हैं, और 1 टेस्ला इक्वल टू होता है 10⁴ गॉस। ये आपको बातें ध्यान देने वाली है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, टेस्ला होता है, और दूसरा यूनिट क्या होता है, गॉस होता है। तो 1 गॉस 1 टेस्ला में 10⁴ गॉस होता है, राइट। तो हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। ये सब एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा, है ना। ये सब आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, किस वजह से जनरेट होता है, कैसे क्या होता है। ठीक है ना। तो ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। जो चीज हमारे एग्जाम में बेटा पूछा जाएगा हम उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है। अपनी पढ़ाई को एकदम अच्छे रूप में लाइए, आप लोग लग जाइए, बहुत ही कम टाइम बचा है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से क्या करिए, तैयार करिए। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ से फिक्स है, जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं बायो-सेवर्ट लॉ, एक क्वेश्चन यहाँ से क्या है, फिक्स है। तो बायो-सेवर्ट लॉ क्या कहता है बेटा, कि मान लीजिए कि अगर ये वायर है, लेट्स सपोज हमारे पास एक कोई वायर है, राइट, हमारे पास एक कोई वायर है। ठीक है। और इस वायर के चारों तरफ हमको क्या है, इसमें मान लीजिए करंट फ्लो हो रहा है, राइट। मान लीजिए इस वायर में क्या है, करंट फ्लो हो रहा है। अब इस वायर के से कुछ डिस्टेंस पे, मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ मान लेते हैं P, इस डिस्टेंस पे हमको R डिस्टेंस पे, यहाँ पे थीटा एंगल पे, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पता करना है कि भैया मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वहां पे, है ना। इस वायर से एक R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, हमको पता करना है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए बायो-सेवर्ट ने क्या बताया, कि बायो-सेवर्ट का कहना है कि भैया जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। कि जो भाई मैग्नेटिक फील्ड होगा आपका, मैग्नेटिक फील्ड बेटा, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। डेल्टा बी मान लेते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पहले क्या, जो वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके, राइट, वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके, उसके बाद यहाँ पे जो लेंथ एलिमेंट ले लेंगे, जितना हम यहाँ पे लेंथ लिए रहेंगे, है ना, इस यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं छोटे से लेंथ का निकाल रहे हैं, तो लेंथ एलिमेंट यानी क्या, डेल्टा एल। दूसरा क्या, इसके साइन एंगल, यानी जो एंगल यहाँ से बनाएगा साइन थीटा, और इनके बीच की स्क्वायर के क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये आपको चीजें याद रखनी है कि भी जो मैग्नेटिक फील्ड है, पॉइंट पे भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, करंट, वायर में फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो हम लेंथ एलिमेंट लेंगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो साइन एंगल बनेगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो डिस्टेंस होगी पॉइंट पी की वायर से उसके स्क्वायर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा।
अब आपको सबको पता है कि जब ये प्रोपोर्शनलिटी यहाँ से हटता है तो ये कांस्टेंट आता है, ठीक है। उस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं क्या, म्यू नॉट अपॉन क्या 4 पाई आई डेल्टा एल क्या साइन थीटा बाई क्या आर स्क्वायर, राइट। डेल्टा बी इक्वल टू हो गया यहाँ पे आई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बाई क्या आर स्क्वायर। आप सबको पता है कि जो म्यू नॉट है उस म्यू नॉट को कहते हैं हम लोग क्या, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ क्या फ्री स्पेस। इस म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 10 टू द पावर माइनस क्या 7, यानी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी हो गई 10 टू द पावर माइनस 7, राइट। तो ये आपको चीजें याद रखनी है, राइट। तो ये हमारा बायो सेवर्ट लॉ, इसके स्टेटमेंट के रूप में भी आपको लिखना है। अगर आप डायरेक्ट भी फिगर बना के ऐसे लिख देते तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, स्टेटमेंट लिखने की कोई खास जरूरत है नहीं, बट अगर लिख देंगे तो अच्छा होगा, राइट। अब आते हैं कि हमें देखना है कि जो बायो सेवर्ट लॉ है उसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा। अगर इसके वेक्टर फॉर्म की बात करें कि भाई इसको वेक्टर रूप में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे ना, बायो सेवर्ट लॉ को अगर रिप्रेजेंट करना होगा वेक्टर रूप में तो किस तरीके से इसको वेक्टर रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। तो वेक्टर रूप में लिखे, क्योंकि आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है तो भैया यहाँ वेक्टर लगाना हमको जरूरी पड़ जाएगा। वेक्टर लगा दिए मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि क्या है वेक्टर है तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे वेक्टर लगा देंगे, ठीक है। वेक्टर यहाँ पे लगा देंगे हम लोग। तो डेल्टा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट हो गया, स्केलर हो गया, इसका मतलब स्केलर पे कोई वेक्टर लगता नहीं है। आपको पता है कि जो करंट होता है वो भी क्या होता है स्केलर होता है। बचा डेल्टा एल, तो डेल्टा एल को हम एज अ पोजीशन वेक्टर ले सकते हैं ना, लेंथ वेक्टर ले सकते हैं। जैसे डेल्टा एल को लेंथ वेक्टर ले लिए तो डेल्टा एल को लिख दिए डेल्टा एल। अब इसके साथ एक और वेक्टर चाहिए लेकिन ऊपर कोई वेक्टर दिखाई नहीं दे रहा, तो हमने क्या किया पोजीशन वेक्टर को आर को ले लिया, है ना, पोजीशन वेक्टर आर को ले लिया। तो जो आर आपको नीचे दिखाई दे रहा है उसको पोजीशन वेक्टर को में लिया, डेल्टा एल क्रॉस आर लिख दिया इसको। क्योंकि यहाँ पे एक आर बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया नीचे क्या कर दिया आर क्यूब कर दिया ना, बैलेंस करने के लिए हमने नीचे क्या कर दिया आर क्यूब कर दिया। तो जैसे ही आप इसको ओपन करोगे आपको पता है कि ए क्रॉस बी का ये फॉर्मूला बन गया, और ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए बी क्या साइन थीटा एन कैप, राइट। यानी कि जब इसको ओपन करेंगे डेल्टा एल क्रॉस आर को तो क्या आएगा डेल्टा एल आर साइन थीटा आएगा, साइन थीटा मिल गया, लेकिन एक आर एक्स्ट्रा आ रहा है तो जो आर आएगा ऊपर हो जो आर क्यूब है कट जाएगा तो फिर से हमारा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपका क्या है बायो सेवर्ट लॉ है, ये आपका क्या है बायो सेवर्ट लॉ है, ठीक है ना। अब इससे देखिए यहाँ पर हमको जानना पड़ेगा कि भाई डायरेक्शन क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है उस मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो डायरेक्शन के लिए फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल है। फ्लेमिंग्स का आप नाम सुने हो, क्लास 10 पढ़े होंगे फ्लेमिंग्स के बारे में। तो फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल है, तो क्या करेंगे राइट हैंड रूल इस्तेमाल करेंगे, और राइट हैंड रूल इस्तेमाल करके क्या करेंगे यहाँ पे वेक्टर का हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे अपने राइट हैंड के सारे फिंगर को करंट के डायरेक्शन में फैलाना है और पाम को उधर रखना जहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो सारे के सारे फिंगर को करंट के डायरेक्शन में फैलाए, पाम को घुमा लिए, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकाल रहे तो यहाँ घुमा लिए, अगर मान लीजिए यहाँ कहीं निकालना होगा तो इधर घुमा लेंगे। तो जिधर थंब खुलेगा, जिधर आपका ये थंब खुलेगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। तो बेटा थंब हमका इधर खुला यानी कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, इस बोर्ड के इनवर्ड है, बोर्ड के इनवर्ड का मतलब सीधे यहाँ पे क्या करेंगे क्रॉस लगा देंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना रहता है यहाँ से तो क्या करते हम ऐसे करके अपने पाम को इधर रखते तो अंगूठा कहाँ जाता बाहर जाता, तो यहाँ पे बाहर मैग्नेटिक फील्ड का मतलब हो गया क्या डॉट। क्रॉस का मतलब हो गया क्या क्रॉस अगर है तो इसका मतलब क्या हो गया इनवर्ड हो गया, और अगर डॉट है इसका मतलब क्या है ये आउटवर्ड को बताएगा, ठीक है ना। एक्स मतलब क्रॉस मतलब इनवर्ड और डॉट मतलब क्या आउटवर्ड। तो ये आपका क्या है बायो सेवर्ट लॉ है। चलिए अब इससे रिलेटेड क्या करते हैं कि ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और वो क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो उस क्वेश्चन को जरा देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। उसको दोनों तरीके से करेंगे ना, हम लोग सिंपल वेक्टर मेथड से भी कर लेंगे और क्या
सिंपल मेथड से भी करने की कोशिश कर लेंगे। अच्छा, आपको डायरेक्शन याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। डायरेक्शन हम बताएंगे कि हम लोग वेक्टर तरीके से भी क्या करेंगे, इसका डायरेक्शन हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, ये आपके सामने देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एन एलिमेंट डेल्टा एल इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप ना, डेल्टा एक्स आई कैप आपको दे दिया है, इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन पे रखा गया एंड कैरीज अ लार्ज करंट 10 एम्पियर, और इससे 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर, डेल्टा एक्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसका सिंपल सा मतलब हुआ बेटा कि ये जो 0.5 दिया है ये दरअसल किसकी वैल्यू है, ये आर की वैल्यू है। आर इक्वल टू कितना दिया है, 0.5। देखिए करंट आपको इसमें दे दिया गया है भाई, करंट आपको दे दिया गया है कि करंट कितना है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो करंट है वो कितना है, करंट आपका 10 एम्पियर है और आर की जो वैल्यू है वो है 0.5 मीटर है, राइट। उसके बाद लेंथ एलिमेंट उन्होंने दे रखा है डेल्टा एल बराबर डेल्टा एक्स आई कैप ना, लेंथ एलिमेंट यानी डेल्टा एल बराबर दे दिया उन्होंने डेल्टा एक्स आई कैप, डेल्टा एक्स क्या आई कैप, डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ दे रखी है उन्होंने क्या 1 सेंटीमीटर है। अब 1 सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 0.01 मीटर आएगा ना, यानी कि वो कितना हो गया 0.01 आई कैप। तो हम यहाँ से डेल्टा एल की वैल्यू भी निकाल लिए। अब बायो सेवर्ट लॉ अगर यूज करें है ना, यूजिंग बायो सेवर्ट लॉ, सो डेल्टा बी इक्वल टू सिंपल तरीका म्यू नॉट अपॉन क्या 4 पाई। ठीक है, हम लोग दोनों तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो क्या वेक्टर वाला तरीका यूज कर लो, चाहे सिंपल मेथड यूज कर लो, तो हम वेक्टर तरीके से ही करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हो गया यहाँ पे आपका आई डेल्टा एल क्या क्रॉस आर डिवाइडेड बाई क्या आर क्यूब, राइट। तो ये वेक्टर फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। अब जरा वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या मिलेगा। देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होगी 10⁻⁻7, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई जो करंट आपको दिया है देखिए 10 एम्पियर है, 10 यहाँ रख दिए। अब आपको ध्यान रखना है डेल्टा एल दिया है आपको कितना 0.01 आई कैप क्रॉस आर की वैल्यू आपको दे रखी है 0.5 मीटर। तो हमको आर को एज अ वेक्टर लेना है, एज अ वेक्टर लेना है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि अगर हम आर को एज अ वेक्टर लें तो पोजीशन वेक्टर दिया है वाई एक्सिस में, आपको पता है कि वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर में जे यूज करते हैं। तो इस आर को हम लोग लिख सकते हैं क्या, इस आर को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 0.5 जे कैप मीटर ना, वेक्टर के साथ अगर लिखना शुरू करें तब। तो यहाँ पे हो गया कितना 0.5 जे कैप डिवाइडेड बाई आर क्यूब, यहाँ यहाँ पे मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड सिंपल से 0.5 का क्यूब कर लेते हैं, राइट। तो ये 0.5 का क्यूब हो गया। अब जरा ध्यान से अगर देखते हैं हम लोग तो डेल्टा बी इक्वल टू ये दोनों मिलकर हो गया 10⁻⁻ क्या 6। अच्छा 0. अब आई क्रॉस जे को अलग करते हैं तो इसको लिखेंगे 0.01 इंटू 0.5। अब ब्रैकेट में हो गया आपका क्या आई क्रॉस क्या जे डिवाइडेड बाई 0.5 का क्या क्यूब है ना। चलिए 0.5 से 0.5 कट जाएगा। अब इसको अगर ध्यान से आप देखोगे तो ये 10⁻⁻2 है ना, ये 10⁻⁻6 है, यहाँ 10⁻⁻2, ये दोनों मिलकर कितना हो गया, ये दोनों मिलकर बाबू हो गया 10⁻⁻ क्या 8। अब इनटू यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1, नीचे हो गया 0.5, 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.25। अब आई क्रॉस जे होता है आपका क्या के बराबर। आपको पता है कि आई क्रॉस जे क्या होता है, जैसे कि आई क्रॉस जे क्या होता है के होता है, वैसे ही जे क्रॉस के क्या होता है आई होता है, वैसे ही के क्रॉस आई क्या होता है जे होता है। आप वेक्टर पढ़ेंगे क्लास 11, ठीक है ना। तो इसको जरा हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 1/0.25 अगर 100 से मल्टीप्लाइड करें तो ऊपर हो गया 100, नीचे हो गया 25, 100/25 मतलब 4, तो 4 इंटू क्या 10⁻⁻8 के कैप ना टेस्ला।
ये आंसर आ गया। यहाँ केप का एक मतलब होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो के कैप है। तो देखो ध्यान से कि मैग्नेटिक में करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, करंट एक्स एक्सिस की तरफ फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकाल रहे हैं, वाई एक्सिस की तरफ निकाल रहे हैं। तो अगर हम लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को देखें तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के हिसाब से अगर लगाएं तो करंट के डायरेक्शन में फिंगर को फैलाना है, फैला दिए, पाम को उधर करिए जहां मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर निकाल रहे हैं तो हम लोग का अंगूठा ऊपर गया, ऐसे पाम ऊपर गया, अंगूठा कहाँ खुल रहा है, देखिए इधर जेड एक्सिस की तरफ खुल रहा है। जेड एक्सिस को हम लोग क्या लिखते हैं, के से लिखते हैं, इसलिए आंसर आपका है क्या 4 × 10⁻⁸ के। आई होप कि बढ़िया समझ में आ गया होगा। इसको अगर डायरेक्ट तरीके से निकालना चाहते हो, मान लो कि सेकंड मेथड से आप चाहते हैं कि हमको वेक्टर नहीं आता सर, तो हम लोग क्या करेंगे, बेटा कोई बात नहीं है, अगर आपको वेक्टर नहीं आता है तो सिंपल सा तरीका इस्तेमाल करो, μ0 क्या 4 पाई डेल्टा एल साइन थीटा बाई क्या r²। बहुत सिंपल सी बात है। डेल्टा बी बराबर इक्वल टू हो गया μ0/4 पाई 10⁻⁷ हो गया, आई की वैल्यू 10 है, और डेल्टा एल डेल्टा एक्स के बराबर हो जाएगा। डेल्टा एक्स कितना है 0.01, क्योंकि हमको केवल मैग्नीट्यूड लेना है, तो 0.01 हो गया। अब देखो साइन थीटा, थीटा कितना बनेगा, साइन थीटा क्या है, लेंथ एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल है, और आपको दिख रहा होगा कितना बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ साइन 90 ले लिए, डिवाइडेड बाई r² का मतलब हो गया 0.5, 0.5 का क्या स्क्वायर कर देना है, तो आपको दिख रहा होगा ये हमको मिल जाएगा कितना, ये आपको 10⁻⁶ हो गया, 10 पावर यहाँ से -2 हो गया, 10⁻⁶ 10⁻2 मिलकर 10⁻8 हो गया, साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, नीचे हो गया 0.25 का, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखोगे तो लगभग आपको यही चीज आपको मिल रही है वापस ना। तो हम डायरेक्ट तरीके से भी कर सकते हैं अगर हमको वेक्टर नहीं आता है तब। क्लियर, कोई बात, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ में जो एप्लीकेशन हमको देखना है कि किसी भी सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाला जाता है, ठीक है। बेटा हम लोग का ये देखिए, हम लोग का जो टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, है ना, कि किसी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप ले लेते हैं, यहाँ पे एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप ले लेते हैं यहाँ पे। ये सर्कुलर करंट कैरिंग लूप ले लिए, इसे मान लीजिए करंट क्या है आपका आई करंट है, ठीक है। इस लूप का मान लीजिए सेंटर कहाँ है, वो है इस लूप से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे हमको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। लेट्स सपोज इस लूप का रेडियस हमने क्या मान लिया, इस लूप का रेडियस ये मान लिया। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट dl मान लेंगे, और इस dl के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज दिस एंगल इज व्हाट फाई ना, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो dB आएगा, है ना। dB जो हम लोग का क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो चलिए अगर dB मैग्नेटिक फील्ड है तो निकालते हैं हम लोग कि पहले इस लेंथ एलिमेंट के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो बायो-सेवर्ट लॉ यूज कर लेते हैं। dB इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई आई dl क्या साइन थीटा बाई क्या r², है ना। ये हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, r मान लिया, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को x मान लिया। भाई x डिस्टेंस पे हमको क्या करना है, x डिस्टेंस पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। x डिस्टेंस पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और यहाँ पे x डिस्टेंस हो गया, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये फॉर्मूला लगाते हैं, और यहाँ से हम लोग देखते हैं कि dB इक्वल टू ये हो गया μ0/4 पाई आई dl। अब यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये एंगल कितना बनेगा, यहाँ पे इस छोटे से लेंथ एलिमेंट के कारण जो डिस्टेंस है r, एंगल क्या होता है सर, उस वायर से पॉइंट P का डिस्टेंस होता है। तो ये छोटे से लेंथ एलिमेंट का जो डिस्टेंस होगा r, वो लगभग आपका क्या बन जा रहा है 90 डिग्री बन जा रहा है। तो यहाँ साइन क्या ले लेंगे, 90 ले लेंगे। आपको पता है कि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इसलिए यहाँ से गायब हो गया, और हमारे पास बचा क्या μ0 आई dl बाई 4 पाई r² हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसा अब ये dB क्या है, इस लेंथ एलिमेंट के कारण यहाँ पे क्या है छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड है, हमको क्या करना है,
हमको पूरा मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, राइट। अब पूरा मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग कुछ करेंगे, जैसा लेंथ एलिमेंट यहाँ माने थे ठीक वैसा यहाँ मान लेंगे और इस पॉइंट को क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे, ठीक है। डीबी यहाँ भी आपका हो गया, ये एंगल भी क्या हो गया, थीटा हो गया, ठीक है। यहाँ भी थीटा बन जाएगा, ये भी थीटा बन जाएगा। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, या तो ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा या तो आउटवर्ड होगा। अगर इसमें करंट का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड होगा, और एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या होगा, इनवर्ड होगा। तो इसका मतलब कि हमको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इसके कंपोनेंट को डिवाइड करना पड़ेगा। एक कंपोनेंट आपका जाएगा, यहाँ पर उल्टा लिखा गया है, इसको अगर हम 3D डायग्राम में बनाएंगे तो ए एंगल आपका क्या बनेगा, फाई बनेगा, ए वाला भी एंगल क्या बनेगा, फाई बनेगा। इसके दो कंपोनेंट इधर हो जाएगा, डीबी कॉस फाई, एक इधर जाएगा इसका, यहाँ डीबी क्या हो जाएगा, साइन फाई हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा डीबी, है ना, डीबी क्या, साइन फाई, इसका काम हो गया। अब इसको भी क्या करें, रिजॉल्व कर लो। इसको रिजॉल्व करोगे तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा डीबी कॉस फाई, इधर रिजॉल्व करेंगे तो यही आएगा सेम टू सेम डीबी साइन फाई। अच्छा देखिए, अब ये दोनों आप देख रहे हैं, है ना, आप ये दोनों देख रहे हैं, ये मैग्नीट्यूड में बराबर है, डायरेक्शन में अपोजिट है, इसलिए क्या करेंगे, एक दूसरे को ये कैंसिल कर देंगे। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो केवल डीबी साइन फाई के कारण मिलेगा ना। जो नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो क्या मिलेगा, केवल डीबी साइन फाई के कारण मिलेगा, डीबी साइन फाई। तो हम डीबी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखोगे यहाँ पे आप, नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा आपका, B इक्वल टू हो गया डीबी साइन फाई। आपको पता है इंटीग्रेशन क्यों हुआ है, क्योंकि बहुत छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड हमको पूरा चाहिए तो इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा हमको। अब यहाँ पे आप डीबी की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए वाला, म्यू नॉट क्या आई dl 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा साइन फाई की वैल्यू इस ट्रायंगल से देखेंगे, इस ट्रायंगल से तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिखेंगे, परपेंडिकुलर हो गया ए, हाइपोटेनस हो गया क्या, तो यहाँ पे हो गया ए बाई क्या आर, ठीक है ना। तो बी हम लोग का जो नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा बी इक्वल टू वो मिल जाएगा आपका क्या, देखो क्या क्या कांस्टेंट है भाई, म्यू नॉट आई ए कांस्टेंट हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर और आर मिलकर आर क्यूब हो गया, है ना, और इंटीग्रेशन ऑफ क्या डीएल। आपको पता है कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएल करेंगे तो क्या मिलने वाला है, तो म्यू नॉट क्या हो गया आई ए 4 पाई। अब ध्यान से देखिएगा, आर की वैल्यू यहाँ से अगर ये हाइपोटेनस है तो आर बराबर क्या होगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो आर बराबर हो गया क्या अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस क्या एक्स स्क्वायर ना। तो आर की वैल्यू यहाँ रख देंगे हम लोग अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर क्या हो जाएगा भाई, क्यूब हो जाएगा ना। और डीएल अगर देखा जाए तो डीएल क्या है, इस सर्कुलर वायर पे छोटा सा लेंथ है, इंटीग्रेट करने पर पूरा लेंथ देगा। आपको पता है कि सर्कुलर वायर का लेंथ मतलब पेरीमीटर है, पेरीमीटर कितना होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई क्या हो गया यहाँ पे ए हो गया, ठीक है ना। चलिए तो भाई 2 पाई से 4 पाई कट गया 2 बार में यहाँ पर, तो बी इक्वल टू आया म्यू नॉट क्या आई ए और ए मिलकर क्या हो गया यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस क्या एक्स स्क्वायर के पावर 3 बाई क्या 2 ना, स्क्वायर है यहाँ पे, तो ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर के पावर 3 बाई 2। और अगर मान लो कि इस लूप में एक तो एक टर्न के कारण आया, सिंगल टर्न था, अगर मान लीजिए लूप में n टर्न हो, जैसे 10 टर्न हो, 100 टर्न हो, 1000 टर्न हो, तो तब मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, तो जितने भी टर्न आएंगे उनको क्या करना है, मान लीजिए n टर्न से है तो सीधे क्या करिए, n से आगे क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। अब मान लीजिए अगर आपको पूछा जाए कि भाई मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे मतलब एट एक्स बराबर 0, सेंटर का मतलब क्या होगा, ये x आपका पॉइंट पी कहाँ चलाया, सेंटर पे चलाया, तो सेंटर पे चलाएगा तो x बराबर क्या हो गया 0। बेटा x बराबर 0 रखो, अगर x बराबर 0 रखेंगे देन b बराबर कितना मिलेगा, देखो यहाँ पे 0 रखोगे तो ये 0 हो गया, और म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर के पावर 3 बाई 2, ए 2 से ए 2 कट जाएगा, ए क्यूब और ए क्यूब है नीचे, ए स्क्वायर ऊपर है तो ए क्यूब से ए स्क्वायर कटेगा तो नीचे बचेगा क्या म्यू नॉट
एन आई बाई क्या, अच्छा 2 छूट गया है, 2a। ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। ये कहाँ पे है, ये सेंटर के लिए है, ये बेटा ये सेंटर के लिए है, और एक किसके लिए बेटा, ये एक्सिस के लिए है, ठीक है ना। एक सेंटर के लिए हो गया, एक क्या हो गया, एक्सिस के लिए हो गया। आई होप कि बढ़िया समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ से ये डेरिवेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है ये। चलो अब आते हैं, एक आध क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना, एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। चलो एक आध क्वेश्चन कर ही लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन सिंपल सा ले लेते हैं, कह रहा अ लेंथ एल ऑफ वायर कैरीज ए स्टेडी करंट आई, ठीक है ना। एक वायर लेंथ एल है जिसका, इसमें कितना करंट फ्लो रहा है, इट इज बेंट फर्स्ट टू फॉर्म अ सर्कुलर प्लेन कोयल। सर्कुलर प्लेन कोयल कोई बनाया जाता है इससे बेंट करके, ठीक है ना। 1 टन, जिसमें 1 टन है, द सेम लेंथ इज नाउ बेंट मोर शार्पली टू गिव अ डबल लूप ऑफ द स्मॉलर रेडियस। अब डबल लूप देता है स्मॉलर रेडियस का। करेक्ट, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कॉज्ड बाय द सेम करंट इज। अब सेम करंट के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है ना। तो अब कोई लेंथ वायर है ना, इसको जरा हम लोग प्रयास करते हैं करने का। कोई लेंथ वायर है, इसकी लेंथ क्या है, एल है, और कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट आपका फ्लो कर रहा है, क्लियर, ठीक है। कह रहा है कि इट इज बेल्ट फर्स्ट टू फॉर्म अ सर्कुलर प्लेन कॉइल ऑफ 1 टन, है ना। सर्कुलर प्लेन कॉइल में बनाया जाता है जिसका टर्न क्या है, 1 टर्न के बराबर है। इसका मतलब कि जब इसको मोड़ेंगे तो जो इसका सरकमफ्रेंस होगा वही इसकी लेंथ होगी, है कि नहीं भाई। जब इसको सर्कुलर कॉइल में मोड़ेंगे तो जो सरकमफ्रेंस होगा वही इसकी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी, ठीक है। कह रहा है द सेम लेंथ इज नाउ बेंट मोर शार्पली टू गिव अ डबल लूप ऑफ द स्मॉलर रेडियस। अब इसको क्या कर रहा है, इसी को क्या कर रहा है, डबल लूप में, यानी 2 बार कर रहा है ताकि स्मॉल रेडियस में कन्वर्ट हो जाए। कह रहा है द मैग्नेटिक फील्ड सेंटर कॉज्ड बाय द सेम करंट। कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सेंटर पे क्या होगा। तो देखिए 2 बातें हैं, एक तो इन्होंने क्या किया है, इसको लेंथ को मोड़ा है, ये सर्कुलर कॉइल बनाया है। फिर कह रहा है कि उसी का हम लोग क्या मोड़ के दोबारा हम लोग 2 टर्न का कॉइल बनाते हैं, यानी 1 टर्न हो गया फिर दूसरा टर्न हो गया, ठीक है। हालांकि दोनों का रेडियस सेम है, हमने यहाँ पर अलग अलग दिखा दिया है, दोनों का रेडियस क्या है, सेम है। तो भाई इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला अगर निकालना हो तो मान लीजिएगा इसका रेडियस क्या है, अगर इसका रेडियस हम आर डैश मान लें तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन क्या 2 r डैश है, ठीक है। क्योंकि इसमें डबल टर्न है, तो डबल टर्न है तो इसलिए बेटा बी की वैल्यू जो एन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 होगी। तो यहाँ पे 2 हो गया आई डिवाइडेड बाई क्या 2 r डैश मान लेते हैं। अब r डैश की वैल्यू निकालनी है, तो r डैश की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब कि इसी जो वायर है इसी को मोड़ के क्या कर रहे हैं, 2 वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब कि इसका जो लेंथ होगा इसके डबल पेरीमीटर के बराबर होगा। तो लेंथ इक्वल हो गया डबल पेरीमीटर, मतलब एक पेरीमीटर हो गया 2 पाई r डैश, डबल का मतलब इसका दोगुना कर दिए, यानी कि l बराबर कितना हो गया 4 पाई r डैश। बेटा अरे r डैश की वैल्यू आपकी आई l अपॉन क्या 4 पाई, ठीक है। इस r डैश की वैल्यू यहाँ रख दो, देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन क्या 2 एल अपॉन 4 पाई, है ना। 4 पाई चला जाएगा कितना ऊपर चला गया, तो आपका हो गया क्या म्यू नॉट, है ना। ये कट जाएगा 2 बार में 2 पाई बचा, तो म्यू नॉट आई अपॉन क्या एल हो गया इंटू क्या हो गया 2 पाई। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्लियर, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। चलिए इसी से रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन को और देखने का प्रयास करते हैं, क्वेश्चन और देखते हैं कि भाई अब कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ये कह रहा है बेटा क्वेश्चन में 2 कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स हैविंग करंट आई एंड 4i, हैविंग करंट आई एंड 4i बट सेम रेडियस आर, दोनों का रेडियस सेम है। कह रहा है बोथ वायर हैव सेम डायरेक्शन ऑफ करंट, दोनों में करंट का डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। प्लेन ऑफ द लूप ऑफ बोथ वायर इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों का प्लेन का लूप भी क्या है, परपेंडिकुलर है। कह रहा है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। चलिए दोनों कॉइल को जो लूप है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक कॉइल मैंने ऐसे बना लिया, ठीक है, मान लीजिए इसमें करंट क्या है आई है, ठीक है, और दूसरे को हमने ऐसे बना लिया,
इसमें करंट क्या है 4y। इसमें करंट, अगर करंट का डायरेक्शन क्या है क्लॉकवाइज है तो इसमें भी करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इसमें भी क्लॉकवाइज होगा, लेकिन करंट इसमें क्या हो गया 4i हो गया। ठीक है ना, एक में करंट आई है, दूसरे में करंट क्या है 4i है। तो कह रहा है कि इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर देखिए लूप के कारण निकाला जाए तो पहले लूप के कारण अगर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो आप क्या बताया मैंने, हमेशा क्या करिए अपने राइट हैंड को करंट के डायरेक्शन में रखिए, रख दिए यहाँ पे। अब पाम को उधर से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो पाम देखिए इधर है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकालना है। तो थंब कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। थंब अंदर की तरफ जाने का मतलब हो गया क्या, ये ऐसे आपका लूप जा रहा है ना इससे, तो थंब कहाँ चला गया अंदर की तरफ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया इनवर्ड हो गया। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा इनवर्ड, यहाँ लिख लेते हैं बेटा इनवर्ड होगा। ठीक है ना, अब इसके कारण देखना है, इससे भी क्या है करंट क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अब इसमें अगर इसके सेंटर मैग्नेटिक फील्ड निकाला तो ऐसे मोड़ेंगे और फिर ऐसे करेंगे तो ये भी देखिए कहाँ जा रहा है आपका अंदर ही जा रहा है, यानी कि दोनों कारण करंट का डायरेक्शन क्या हो गया इनवर्ड हो गया। भाई अगर दोनों करंट का डायरेक्शन क्या हो गया इनवर्ड हो गया तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो आपका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, आपका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन सेम है, यानी कि दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे b1 प्लस b2। आपको पता है कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, अगर दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो क्या करेंगे दोनों को इजीली क्या कर देंगे बेटा जोड़ देंगे। चलिए अब किसी सर्कुलर कॉइल के सेंटर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला हम लोग को पता है, b बराबर म्यू नॉट क्या ni अपॉन 2a, दोनों का रेडियस सेम है। हालांकि करंट दोनों का अलग अलग है, n बराबर 1 डालेंगे 1 टर्म, तो b1 क्या हो गया म्यू नॉट i अपॉन क्या 2r, प्लस दूसरे में क्या है म्यू नॉट i की जगह 4i हो गया अपॉन क्या रेडियस दोनों का 2r, दोनों का रेडियस सेम है। तो b इक्वल टू हम लोग का क्या हो गया, देखिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, यहाँ 4i 5i यानी कि 5 म्यू नॉट क्या i अपॉन क्या 2r, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, बहुत आसानी से देखिए हो गया। ठीक है, तो ऐसे अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है जो नहीं आ रहा इससे रिलेटेड है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, उसको अगली वीडियो में जरूर क्लियर कर देंगे। ठीक है ना, चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक कि मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। और तैयारी जोरों शोरों से करते रहो। क्लियर।